वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में एक्टिविटीज के द्वारा समझा था कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, चाहे आपका वो एसिड और बेस इंडिकेटर के आधार पर कोई भी रिएक्शन हो। आज की जो स्टडी करनी है हमें वो है एसिड्स एंड बेसिस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इसका मतलब यह है कि जो एसिड्स होते हैं आपके पास और उसी तरीके से जो बेस होते हैं, इन एसिड्स एंड बेसिस में दोनों में डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन इनमें कोई एक बात खास होती है। मींस एसिड्स में जितने भी अपनी फैमिली होगी, मींस एसिड की जितनी भी फैमिली होगी वो सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी। इसी तरह से जो बेसिस की फैमिली होगी वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी। लेकिन यदि दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी। उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया है एसिड्स जो होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, ओके, दे आर कोरोसिव इन नेचर। बेसिस में बोला गया दे आर स्लिपरी इन टच, ओके, और ये बोला गया कि बेसिस फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयंस, एसिड फर्निशेस हाइड्रोजन आयंस। एसिड्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंस होंगी। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से कि जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज खुद ही खुद में सिमिलर होती हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंस होती है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपके एसिड्स होते हैं खासकर, इन एसिड्स में इनकी जो एसिड्स की खुद की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एसिड्स हैं आपके, बिकॉज ऑल एसिड्स ये क्या करते हैं? दे जनरेट H पॉजिटिव आयंस, और इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस बनाने की वजह से जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बिकॉज दे ऑल प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज उठती है? क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी आपके ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होते हैं, क्या वो सभी कंपाउंड्स आपके एसिडिक कहलाएंगे? मीन्स वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो आपको ये समझाना है। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, उसको एक्टिविटी के द्वारा समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको कुछ सॉल्यूशंस को कलेक्ट करने हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट करने हैं। जैसे आपके पास है ग्लूकोज, अल्कोहल, या फिर HCl, H2SO4, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इनके सॉल्यूशंस कलेक्ट करने हैं। ओके, और उसके बाद क्या करना है, एक बीकर लेना है आपको। इस बीकर में एक कॉर्क, इस कॉर्क में आपके पास 2 नेल्स जो इसमें अच्छे से नेल्ड हों, ये कहलाएंगे आपके नेल्स। ओके, और इसको सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन सैंपल है आपका, और वो सैंपल कौन सा हो सकता है आप जानते हैं। सैंपल में आपके पास ग्लूकोज भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, HCl या H2SO4। और उसके बाद इसको आउटर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। ओके, इस तरीके से एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। इस 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हमने क्या किया है? एक बल्ब लगाया है, और इस बल्ब से हमने एक स्विच को क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह से पूरा सर्किट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया है कि एक सैंपल तैयार किया है। मीन्स एक हमने सेटअप तैयार किया है, जिस सेटअप में हमने जो सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4, 1 बाय 1 इसको टेस्ट करने की कोशिश की। ओके, तो हमें करना क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमें ये देखना है, एक एक करके सॉल्यूशन को डालते हुए, कि क्या स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब ग्लो हुआ या नहीं। और उसके बाद हर सैंपल को चेंज करते हुए इस तरीके से हम इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे और रीडिंग लेंगे कि बल्ब ग्लो किया या नहीं किया। तो इस पूरी एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन निकल के मिलता है उसको हम समझेंगे। देखिए, जो बल्ब ग्लो करेगा, यदि बल्ब ग्लो करता है, ओके,
तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन पक्का कोई ना कोई एसिड की रही होगी। वो एसिड्स के केस में क्या है, बल्ब ग्लो किया होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज के सॉल्यूशन और आपका जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है, इन दो सॉल्यूशन में क्या है, बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। बल्ब डजंट ग्लो। ऐसा क्यों कि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी कंडक्टेड, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपका बल्ब अगर ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, उसका मतलब क्या है, वो एक एसिडिक मीडियम से गुजर रही है। जैसे एक सॉल्यूशन आपके पास, इस सॉल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आयंस होंगे, और ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये आयनिक फॉर्म में होते हैं। एक्चुअली वाटर में जैसे ही हम किसी वाटर में जब देखते हैं तो दो हिस्सों में टूटता है, एक H पॉजिटिव में टूटता है और एक OH नेगेटिव में टूटता है। ओके, मीन्स दो आयंस में टूटने की टेंडेंसी रखता है। एक होता है आपका कटायन, एक होता है एनायन। ओके, एक कैटायन और एक एनायन। तो एक कैटायन वाला जो आयन होता है वो आपके एसिड्स के केस में क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मीन्स ये करंट है आपका। ओके, आई से इंडिकेट कर रहे हैं इस करंट को। करंट जो होगी आपकी, उसमें क्या करेगी, एसिडिक मीडियम के थ्रू क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। एसिडिक मीडियम बोले या एसिडिक सॉल्यूशन में वो फ्लो करेगी। और वो कारण क्या रहेगा इसमें, बाय आयंस। और वो आयंस कौन से, कैटायंस, और कैटायंस में भी कौन सा आपका, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एसिड में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं जो स्विच ऑन करने के बाद जो सर्किट कंप्लीट हुआ और बल्ब ग्लो हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो आपके HCl और H2SO4 है, ये दो क्या हैं, आपके एसिड्स हैं, और बाकी जो आपके अल्कोहल और जो आपके ग्लूकोज है, ये दो जो है एसिड्स नहीं है। दो दे बोथ कंटेन्स हाइड्रोजन्स। देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हाइड्रोजन की क्वांटिटी 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी 6 है। हाइड्रोजन इनके पास है, बावजूद इनके ये हाइड्रोजन आयंस नहीं कहलाएंगे, मीन्स ये एसिड्स नहीं कहलाएंगे। इनका एसिड ना कहलाना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन होने के बावजूद ग्लूकोज जो होता है वो आपका एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। वाई इज इट सो? वो अल्कोहल से भी पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स दे डू नॉट कंसिडर्ड एज एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट फर्निश हाइड्रोजन आयंस व्हेन दे आर डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि जब ग्लूकोज और अल्कोहल को हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद इसमें देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ, मीन्स दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। जब हाइड्रोजन आयंस बनाएगा ही नहीं तो वहां पर उस पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी वो नहीं हो सकेगी, और जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये इस टॉपिक से आपका ये वाला जो क्वेश्चन होता है, on the basis of furnishing of hydrogen ions by the acids, इसके आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, दे विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, तो हमें एक एसिड्स के बारे में एक प्रॉपर्टी और पता चलेगी कि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, फर्निश करते हैं, जैसे ही इनको एक्वा सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही हमें एक अगला और टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको एसिड्स के ही बारे में पढ़ना है कि क्या होता है यदि मैं एसिड या बेस में वाटर, मीन्स एसिड या बेस को किसी वाटर सॉल्यूशन में ऐड करूं। जैसे व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस in a water solution। ओके, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि क्या फ़र्क पड़ता है जब ये कंडीशन आती है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स एसिड और बेस का बिहेवियर आपको वाटर सॉल्यूशन में पढ़ना है। आपके पास यदि एसिड है और या तो बेस है, तो इसमें जो वाटर होता है उसका क्या रोल प्ले होता है, तो इसके लिए जो है आपको एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, और वो एक्टिविटी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप जो है इस टॉपिक पर अच्छे से फोकस करें। देखिए होता क्या है, एक्चुअली आपके पास एक्टिविटी करने को है, एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ओके, और इस टेस्ट ट्यूब में आपको, यह है आपकी टेस्ट ट्यूब ड्राई टेस्ट ट्यूब, इस बात का ध्यान रखें, ओके। और आपने इसमें क्या किया है, 1 ग्राम NaCl ऐड किया है, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स क्या कर दिए, इस पे डाल दिए, और यहाँ पर आपने 1 ग्राम क्या लिया, NaCl लिया हुआ था, ओके। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि यदि इसमें से कोई गैस बाहर निकल रही है या नहीं, ये अगर गैस है तो वो गैस है कौन सी। तो आपको ऑब्जर्वेशन में करना क्या है, ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि जो गैस होती है वो बन रही है या नहीं, और इस गैस फॉर्म्ड, और इस गैस का ही हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। किसके द्वारा, ड्राई ब्लू और रेड लिटमस। इट मीन्स आपके पास ब्लू हो या रेड लिटमस हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए कंडीशन, ओके। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं, वो जो गैस है उसका नेचर कैसा होगा। अभी इसको समझेंगे अच्छे से एक एग्जांपल के द्वारा, ठीक है। NaCl की रिएक्शन में करानी है H2SO4 के साथ, तो यही रिएक्शन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा आपसे, ऑब्जर्वेशन के लिए ये बोला गया है कि कौन से केसेस में कलर का चेंज दिख रहा है आपको, ओके। मीन्स आपसे बोला गया है कि एक ड्राई लिटमस पेपर लीजिए और एक वेट लिटमस पेपर लीजिए, ओके। तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ड्राई ब्लू लिटमस या रेड लिटमस लीजिए, या फिर आप एक वेट ब्लू लिटमस या रेड लिटमस सॉल्यूशन लीजिए, और उसको उस गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसके कांटेक्ट में ले आइए, और जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में ले आएंगे तो आप क्या ब्लू लिटमस या रेड लिटमस में कोई भी कलर चेंज बदलाव पाएंगे, मीन्स इज कलर चेंज एंड इन विच केसेस, किस केस में कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज हो रहा है तो किस वाले केस में हो रहा है, ओके। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन आपको इसमें देखना है कि जो एसिडिक कैरेक्टर है किसका, आपका ड्राई HCl गैस का, और दूसरा हो गया आपका HCl सॉल्यूशन का, तो इसको आपको इनका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में टिप्पणी करनी है, मीन्स आपको पता करना है कि इनके एसिडिक कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो इतनी एक्टिविटी करने के बाद तभी हमें पता चल सकेगा एक्चुअली बात कौन सी है। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी भी एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के साथ, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल बेस कैसा आता है एग्जाम में, आपसे बोला जाता है कि आपके पास यदि कोई ड्राई गैस है कोई, ओके, ड्राई HCl गैस है, और उसको आपने ड्राई लिटमस पेपर सॉल्यूशन के साथ क्या किया है, ड्राई लिटमस के साथ आपने उसको ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद क्या कोई कलर चेंज आएगा, देयर विल बी नो कलर चेंज, इस बात का ध्यान रखें, कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज ना होने का कारण क्या है, एक्चुअली ब्लू लिटमस या फिर रेड लिटमस जो पेपर होते हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशंस कितने हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की क्वांटिटी को काउंट करता है, तो उस हिसाब से उसमें कलर चेंज होता है, और हाइड्रोजन आयन जब बनेगा ही नहीं तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, और वो कंडीशन तब की है जब कोई एक्वस मीडियम उसको प्रोवाइडेड हो। यहाँ देखिए गैस भी आपकी कैसी है, ड्राई, और लिटमस भी आपका कैसा है, ड्राई। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे वेट कंडीशन हो, और वेट कंडीशन कहने का मतलब यह हो गया कि आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो फर्निश नहीं हो सकेंगे, और जब हाइड्रोजन आयन फर्निश नहीं होंगे मीन्स आयंस का कोई मूवमेंट नहीं होगा, आयंस में टूटेगा ही नहीं जब कोई सॉल्ट या फिर कोई भी इन दोनों में से सॉल्यूशन, तो ऐसे में कोई भी कलर चेंज आपको नहीं नोटिस होगा। तो इसीलिए कभी भी ड्राई गैस हो या ड्राई लिटमस हो तो कलर चेंज नहीं होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि यदि आपके पास कोई भी एक कंडीशन ऐसी हो जो ड्राई की कंडीशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ड्राई गैस लिया HCl, और वेट में आपने क्या कर लिया है, लिटमस पेपर ले लिया है।
अगर आपकी कोई कंडीशन है पहली, या फिर इसी कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, आपसे बोला गया है कि HCl का कोई एक सॉल्यूशन है, ओके, और इसको क्या किया गया है, इसको किया गया है ड्राई लिटमस पेपर सॉल्यूशन के साथ ट्रीट। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनमें से यदि एक भी वेट होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वेट होता है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वेट होगी तो समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज आपको नजर आएगा। तो आपका ब्लू लिटमस या रेड लिटमस जो होगा, रेस्पेक्टिवली जिस तरीके से आप कलर चेंजेस शो करता है वो दिखाने शुरू कर देगा, ओके। तो ये जो बात थी, ये थी आपकी हाइड्रोजन आयंस का, या फिर यदि हम किसी एसिड और बेस को वाटर में अगर बिहेवियर शो करना चाहे तो कैसे शो करता है, ओके, टेस्ट करके गैस को। अब देखिए इसमें कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। देखिए कंक्लूजन में क्या है, आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखा कि किस तरीके से हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक चीज नजर आई कि जो आपका HCl होगा, यदि उसको वाटर के कांटेक्ट में ले आया जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाटर 200 में टूटेगा, मींस ये 200 H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूटेगा। और हम जानते हैं वाटर यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वाटर का H पॉजिटिव जो होगा इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकाल देगा, ओके। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि H2O के साथ H पॉजिटिव क्या हो गया, कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर HCl ने क्या किया है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है। लेकिन कभी कंडीशन आती है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो वाटर के एब्सेंस में क्या हो, ऐसा हो सकेगा कि HCl टूटेगा? HCl कभी नहीं टूटेगा। डू नॉट फर्निश हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन को ये प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है। वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन निकल सकते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट कभी नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से HCl का जो आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पार्ट है, उसका जो HCl पार्ट है वो कहाँ पे चला गया, इस वाटर के पास, आपके पास आ गया, और जिस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव में। इसका मतलब यह है कि जो H पॉजिटिव आयन होता है वो कभी भी डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। अकेला एग्जिस्ट नहीं करने का कारण क्या है, आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 0 है, और जब आप जानते हैं ऐसे केस में क्या है, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता नहीं है और एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जैसे ही उसको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है अपने से ज्यादा, उसके साथ वो क्या करता है, केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, ओके। तो हाइड्रोजन जो आयन जो होता है वो अलोन एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इसीलिए किसके साथ कंबाइन हो जाता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा H पॉजिटिव के रूप में तो H3O पॉजिटिव आयन निकालेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कभी भी जब कंडीशन ये होगी H पॉजिटिव प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा, हमेशा H3O पॉजिटिव आयन बनेगा, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है इसको चाहे H3O पॉजिटिव करके लिखें या H पॉजिटिव करके लिखें, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, ओके। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका हमेशा एसिडिक कहलाएगा जहाँ H पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होंगी, या उसमें H पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी रिलीज हो रही होंगी, ओके। तो ये बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको इसको अच्छे से फोकस करना है। एक टॉपिक और है जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, वो है क्या होता है जब बेस वाटर में डिजोल्व किया जाता है। किसी बेस को वाटर में अगर मैं डिजोल्व करूं तो क्या होता है, जैसे अभी हमने एसिड के लिए पढ़ा था, तो क्या होगा अगर मैं बेस को भी करूं डिजोल्व, तो देखते हैं इसको। व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज डिजोल्व्ड इन वाटर। तो देखिए क्या होता है कंडीशन, आप जानते हैं कोई भी एक बेस ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जैसे ही मैंने वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ कि यहाँ से Na पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया और OH नेगेटिव आयन निकल गया। आप चाहे तो इसको एरो लिखिए, एरो के ऊपर H2 डालिए।
अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसको वाटर में अगर डालते हैं तो ये के पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन में टूटेगा। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं एम जी ओ एच होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी ट्वाइस पॉजिटिव आयन के रूप में टूटेगा प्लस ट्वाइस ओ एच नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप तीनों के केस में एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये सिमिलर आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इसका इन आयंस को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जितने भी बेस होते हैं वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जब उनको एक्वा सॉल्यूशन में फर्निश किया जाता है, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट इज ओ एच नेगेटिव आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ओके, इससे हमें ये पता चल गया जो बेस होते हैं, बेसिस गिव्स ओ एच नेगेटिव आयंस। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बेसिस की। ओके, ऐसे बेसिस जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हो, मीन्स एक ऐसा बेस जिसको अगर वाटर में घोला जाए तो ये क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो इस प्रकार के बेस को हम कहते हैं एल्कली। क्या बोला जाता है, एल्कली। तो आपको कई बार ये एग्जाम में या फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा एल्कली, एल्कली वर्ड। ओके, ये जो एल्कली वर्ड होता है इसका मतलब ये वो ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सभी बेसिस को हम एल्कलीज नहीं कह सकते, लेकिन ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ओके, क्योंकि सभी के सभी बेसिस क्या होते हैं, डिसॉल्व वाटर में नहीं हो सकते। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ही जो बेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। ओके, एक्चुअली जो बेसिस होते हैं आप जानते हैं उनका जो टच होता है वो कैसा होता है, सोपी टच होता है। ओके, दे आर कोरोसिव एज वेल एज कोरोसिव इन नेचर। इसके अलावा दे आर बिटर इन टेस्ट, ये सब हम जानते हैं, पहले से पढ़ते हुए हैं। एंड दे कॉज हार्म, जाहिर सी बात है, कॉज हार्म मीन्स हमें नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको कभी छूना नहीं चाहिए बेयर हैंड से। ओके, हम जान चुके हैं इस पूरी एक्टिविटी से कि जितने भी एसिड्स होते हैं आपके, ऑल एसिड्स, और जितने भी बेस होते हैं, ऑल बेसेस, बताइए एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं। आप जान चुके हैं जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसकी इक्वेशन को दोबारा से लिख सकते हैं। एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन होती है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करता है। तो देखिए कैसे, कोई भी एक एसिड लेके HCl को X मान लेते हूँ जैसे, प्लस बेस में NaH को MOH मान लेते हैं, और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट कौन सा बनेगा उसको देख लेते हैं, साथ में वाटर रिलीज होगा। देखिए कैसे, यहाँ का X और यहाँ का M एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MX, प्लस में आपका क्या रिलीज होगा, HOH, आप जानते हैं HOH। अच्छा, अगर इस H पॉजिटिव, ये क्योंकि पॉजिटिव में टूटा होगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बताइए H पॉजिटिव जब OH नेगेटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है कि जब दो आयंस आपस में, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दो आयंस में टूटते हैं। ओके, इंडिविजुअली ये डाइवेलेंट आयंस में टूटने लगते हैं, मोनोवेलेंट आयन में। तो H पॉजिटिव X नेगेटिव में टूटता है, M पॉजिटिव OH नेगेटिव में। जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है, दैट इज H2O वाला पार्ट, वहीं पर आपका H पॉजिटिव आयन फर्निश होता है। ओके, तो इससे हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड या बेस में वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होती है या वाटर की जो प्रेजेंस है उसको समझ सकते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि एसिड एंड बेसिस में आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो इसीलिए इस चैप्टर में जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपसे कोई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एसिड और बेस, क्या होगा यदि एसिड और बेस में वाटर को ऐड किया जाएगा। जैसे एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ओके, देखिए आपसे बोला गया है क्या होगा जब किसी, जैसे आपके पास एक बीकर है। ओके, इस बीकर में आपके पास 10 ml वाटर है और आपने क्या किया, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 बाहर से ऐड किया है। मीन्स आपने कोई एसिड जो है किस में ऐड किया, वाटर में ऐड किया। ओके,
और उसके बाद आपको इस बीकर को क्या कर देना है, घुमा देना है, स्वर्ल करना है। ओके, इस तरीके से स्वर्ल करना है, फेंटना शुरू कर देना है हल्के हल्के। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी है। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, इसके बीकर के जो बेस है ये बॉटम को टच करना है। ओके, तो हम कह सकते हैं टच बेस। और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको करना है, क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ, इस चेंज इन टेम्परेचर आपको ये भी पता करना है। ओके, तीसरा ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है कि वो जो रिएक्शन है यहाँ पे वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, और जो आपका चौथा होगा वो है आपको इस पूरी एक्टिविटी को रिपीट करना है, लेकिन किसके साथ, इस बार NaOH के साथ। जैसे अभी आपने क्या किया है, यहाँ पर लिया है आपने कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अगली एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यहाँ पर NaOH के कुछ पैलेट्स लेने हैं। पैलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और टेम्परेचर चेंज होता है। वो कैसे समझते हैं, इस एक्टिविटी के जरिए। देखिए होता क्या है कि आपके पास एक बीकर है, ये हम इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये एक बीकर है आपके पास, और इस बीकर में आपके पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वाटर पहले से प्रेजेंट है, और आप ऊपर से क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं, एसिड डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, कभी भी एसिड को वाटर में ही डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आता है आपसे, कंडीशन आती है, यदि यहाँ पर आपका एसिड होता और ऊपर से वाटर डाला जाता है तो कंडीशन कौन सी फॉलो होगी या नहीं होगी। याद रखिए हमेशा, always pour some acid into water but never do like this behavior, means you are adding water in acid। ऐसा क्यों, एक्चुअली होता क्या है कि जो वाटर होता है, जैसे ही एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है, और यहाँ भी एसिड वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, और इसीलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है तो इस वजह से जैसे ही वाटर ड्रॉप एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर वाटर की जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो अमाउंट की हीट क्या कर सकेगी, इतनी ज़्यादा होगी कि वो स्प्लैश आउट होने लगेगी, मीन्स बाहर की ओर को गिरने लगेगा वो एसिड। तो इसका मतलब इट कैन स्प्लैश आउट। ओके, वो स्प्लैश आउट हो सकता है, और जिस वजह से हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते, लेकिन एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों, एसिड जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, जिस वजह से वाटर का जो लार्ज सरफेस एरिया है या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो हीट क्या कर ली जाती है, यहाँ पे प्रोड्यूस होने के तुरंत बाद इस हीट को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और आप जानते हैं जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, इट इज नॉट बीइंग रिलीज्ड। वो रिलीज नहीं किया जा रहा है, वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, और ये हमारे लिए हार्मलेस भी नहीं होता, इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है जब कोई टेस्ट ट्यूब के जरिए आपको कोई एसिड को पोर करना है तो हमेशा उसके साइड वाइज से ड्रॉप बाय ड्रॉप और धीरे धीरे उसको स्वर्ल करते हुए, उसको स्टिर करते हुए ऐड कीजिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट वे होता है जिससे कि हम किसी भी इंसिडेंट से बच सकते हैं, बिकॉज एसिड आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो ये बातें जो थी हमारी एसिड और उसमें वाटर को डिसॉल्व करने के बेस पर थी कि किस तरीके से वाटर को एसिड में ऐड किया जाता है और एसिड को वाटर में ऐड करने पे क्या असर होता है। आप जानते हैं ये प्रोसेस कहलाती क्या है। क्या होगा यदि मैं किसी भी एसिड में वाटर को ऐड करना शुरू करूं, मीन्स किसी भी एसिड को वाटर में डालूं। ओके, तो देखिए कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे। आप जानते हैं पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने डाइल्यूशन के बारे में आपको बताया है, तो वही कंसेप्ट आपका यहीं लगेगा। जैसे कोई एसिड है उसको आप किस में डालना चाहते हैं, वाटर में डालना चाहते हैं। ओके, इसका मतलब एसिड जो होगा अपनी प्योर स्टेट में होगा। ओके, मीन्स उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा।
यदि प्योर एसिड की बात करें तो प्योर एसिड में क्या होगा, देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल इतना प्योर एसिड है, इतने प्योर एसिड में अगर मैं इसका पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट एरिया की बात करूं तो पर यूनिट एरिया में जो आपके नंबर ऑफ आयंस ऑफ एसिड्स है, और एसिड क्या रिलीज करते हैं आप जानते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जो आयंस हैं एसिड्स के वो क्या होंगी, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मीन्स उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट एरिया में ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी भी वाटर में आप एसिड को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे केस में जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है पर यूनिट एरिया में आपका जो आयंस की जो क्वांटिटी होगी वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस। ओके, डाइल्यूशन प्रोसेस इसी को कहा जाता है। जब कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेटेड टर्म को डाइल्यूटेड कर दिया जाता है तो उसको डाइल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है, बाय एडिंग विथ वाटर के साथ ऐड करने पर। इस प्रकार से बनने वाले एसिड्स को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स, और इस प्रकार से बनने वाले बेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड बेस। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया है डाइल्यूट 50% डाइल्यूट HCl आपसे बोला गया है, तो आप इसको बना सकते हैं किस तरह से। आपके पास प्योर HCl होगा, आप उसको लीजिए जिसको हम कंसंट्रेटेड HCl कहते हैं, और इसका आप 50 ml लीजिए, कितना लीजिए 50 ml, इसको ऐड कर दीजिए 50 ml ऑफ वाटर में, और जब ऐसा करेंगे तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो होगा आपका 50% डाइल्यूट HCl. Why the term dilute is used here? Because dilute indicates the amount of water that is being added in the pure amount of concentrated HCl. Okay, तो आप जान चुके हैं यहाँ पे 50% डाइल्यूट HCl बनाए तो कैसे बना सकते हैं। अगर आपसे बोला गया 20% डाइल्यूट HCl बोला गया बनाने को, तो आप कैसे बना सकते हैं, आप जानते हैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितना लेना है, 20 ml लेना है, और बाकी जितना आपका 80 ml होगा वो क्या होगा बेटा, वाटर। और इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, 20% डाइल्यूट। 20% अगर लिख रहे हैं आप तो उस डाइल्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर डाइल्यूट नहीं लिख रहे हैं तो आप बता दीजिए कि वो कितना परसेंट सॉल्यूशन है, दैट इज 20% HCl। ओके, और ये बेस के साथ भी इसी तरह से दिखाता है। जैसे बेस का अगर आप बनाना चाहते हो, आपसे बोला 5% सॉल्यूशन ऑफ NaOH बना दीजिए, ऐसा बोला गया है, तो इसका मतलब यही है कि 5% NaOH मीन्स अगर आप 100 ml बनाना चाहते हैं तो 100 ml में आप 95 मीन्स 5 ml आप क्या मिलाइए, NaOH मिलाइए, NaOH के पैलेट्स मिलाइए। ओके, और 95 ml जो है आपका वाटर इसमें होना चाहिए, और आपका जो सॉल्यूशन तैयार होकर मिलेगा वो 5% NaOH सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको ज़रूरत होती है इन न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल को डील करने की। ओके, तो अभी ये जो टॉपिक है आपका यहीं पे फिनिश करते हैं। यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।